अभी हम लोग यूपी ट्रिपल सी में जो आज एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर 2025, आज के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, यहाँ पे हम लोग मैथ के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो ध्यान से देखिएगा, कल के एग्ज़ाम में शायद आपको फ़ायदा कर जाएगा। चलिए हम सिर्फ यहाँ मैथ का सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए सवाल नंबर 9 पर देखते हैं। 9 पे आते हैं। ये देखिए आपका चार्ट का सवाल है। 9 से लेकर 13 तक आपका एक ही सवाल में आपका है, पाई चार्ट पे आपका सवाल है। 9 से 13 आपका क्या है, एक ही सवाल है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए जानकारी क्या कह रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सी, व्हील और ऑफिस, दो तरह का कुर्सी है, व्हील चेयर और ऑफिस चेयर की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ये देखिए नीचे आपका जो पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या आपको दिया हुआ है कि जनवरी महीना में आप कितना कुर्सी का उत्पादन किए हैं, 27%। फरवरी महीना में आप 20% कुर्सी का उत्पादन किए हैं, मार्च में 18% का किए हैं, और उसी तरह से आगे डिटेल दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, आप क्या किए हैं, जो कुर्सी निर्माण किए हैं वो व्हील चेयर और ऑफिस चेयर है, दो तरह का चेयर आपके पास है। यहाँ देखिए दिया हुआ है व्हील चेयर की संख्या और ऑफिस चेयर की संख्या, व्हील चेयर की संख्या का ऑफिस कुर्सी की संख्या से अनुपात, ये दिया हुआ है। इधर वाला व्हील चेयर है और ये ऑफिस चेयर है, ये व्हील चेयर है और ये ऑफिस चेयर है, ये व्हील चेयर है, ये ऑफिस चेयर है। ठीक है, तो जनवरी में आपने व्हील चेयर 2, ऑफिस चेयर 1 निर्माण किया है रेशियो में। उसी तरह से फरवरी में आप व्हील चेयर 7 और ऑफिस चेयर 3 इतना निर्माण किए हैं। उसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई का डेटा दिया हुआ है। आपसे बोल क्या रहा है, सवाल आपका सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए सवाल नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। देखिए सवाल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब डेटा निकाल लेते हैं, ताकि क्या होगा बाद में हमको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। सारा डेटा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आपके पास कुर्सी टोटल कितना है, निर्मित कुर्सियों की संख्या बराबर 5000 दिया हुआ है। टोटल जो आपके पास चेयर है वो कितना है, 5000 चेयर आपके पास टोटल है। ठीक है, ये चेयर आपका टोटल कितना है, 5000 है। और आपने किया क्या है, जनवरी में आप 27% का उत्पादन किए हैं, तो 5000 का 27% निकालेंगे, 27 पचे 135, डबल जीरो सॉरी सिंगल जीरो 1350 आप निकालेंगे। 5000 का 27% आप जनवरी में उत्पादन किए हैं। टोटल कुर्सी तो आप 5000 उत्पादन किए हैं, लेकिन जनवरी में उसका 27% किए हैं, तो 27% क्या हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1350 आ जाएगा। 27 पचे 135। उसी तरह से फरवरी में आप 20% शेयर का निर्माण किए हैं, तो 20% का मतलब क्या है, आपके पास शेयर तो टोटल 5000 है। यहाँ देखिए टोटल डेटा आपको 5000 दिया हुआ है, यही डेटा का 20% आप फरवरी में उत्पादन किए हैं, तो 5000 का 20% आप निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 का 20% 1000 आ गया। मार्च में कितना किए हैं आप, 18%, तो 5000 का 18% निकालेंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, 18 पचे 90 यानी 900 हो जाएगा ये। अप्रैल में 10% किए हैं, तो 5000 का 10% यानी ये 500 आ जाएगा। और मई में 25% किए हैं, तो 5000 का 25%, 25 पचे 125 यानी क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो सारा डेटा हम निकाल दिए पहले कि कितना कितना चेयर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उत्पादित किया गया। टोटल तो मेरा 5000 था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अलग अलग सबका हम निकाल लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ जो एक और डेटा दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, व्हील चेयर की संख्या, व्हील चेयर की संख्या, व्हील कुर्सी का संख्या, और ऑफिस चेयर यानी ऑफिस कुर्सी मतलब ऑफिस चेयर का से निर्माण का अनुपात, व्हील चेयर का और ऑफिस चेयर का, इन दोनों का निर्माण का अनुपात दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जनवरी में 2 व्हील चेयर और 1 ऑफिस चेयर। तो हम देखते हैं कि जनवरी में टोटल उत्पादन कितना हुआ है, तो आप कहिएगा 1350। जनवरी में टोटल 1350 कुर्सी आप उत्पादन किए हैं, और उसमें 2 व्हील चेयर किए हैं और 1 ऑफिस चेयर किए हैं रेशियो में।
तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी टोटल आप यहाँ पे 3 कुर्सी का निर्माण किए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ जो आपका ग्राफ है उसमें टोटल कुर्सी कितना है 1350, 1350 यानी 3 का वैल्यू क्या है 1350 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप सोल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे 3 12 1 5 3 25 15, यानी 1 का वैल्यू 450 होगा। तो जब 1 का वैल्यू 450 हो गया तो ये हो जाएगा कितना 450। ठीक है, और 1 का वैल्यू 450 है, 2 का कितना हो जाएगा 450 गुना 2 यानी 900। ठीक है, तो आप जनवरी में क्या कह दिए, आप निकाल दिए कि व्हील चेयर कितना है तो 900 और ऑफिस चेयर कितना है तो 450, यहाँ तक ठीक है। अब उसी तरह से फरवरी में निकालते हैं। फरवरी में जो रेशियो में क्या है 7 और 3 है। फरवरी में आपका व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का रेशियो 7-3 है। अब फरवरी में टोटल उत्पादन कितना किए हैं 1000। फरवरी में टोटल जो चेयर है वो 1000 चेयर है, और इसी 1000 चेयर में 7 चेयर आपका व्हील चेयर का है और 3 चेयर आपका क्या है ऑफिस का है। तो 7 और 3 कितना होता है 10, यानी 10 का वैल्यू आपको पता है 1000 है, तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो जब 1 का 100 हो गया तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 700, और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300। यहाँ भी निकाल लिए। मार्च में उसी तरह से, मार्च में आप टोटल यहाँ कितना किए हैं, मार्च में आप उत्पादन किए हैं 900, और यहाँ टोटल 9 उत्पादन कर रहे हैं, तो 9 का वैल्यू 900 हो जाएगा। तो जब 9 का वैल्यू 900 हो जाएगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। तो जब 1 का 100 है तो 4 का 400 और 5 का 500। ठीक है, अप्रैल में देखिए टोटल 500 चेयर का उत्पादन किए हैं आप, अप्रैल में टोटल 500 किए हैं। अब 500 में दोनों 1 और 1 किए, दोनों में बराबर है, रेशियो 1-1 का है, यानी कि आपका 250 इधर और 250 इधर। ठीक है, अब मई में आप टोटल उत्पादन कितना किए हैं 1250, और यहाँ टोटल कितना कर रहे हैं 5, यानी 5 का वैल्यू कितना है 1250। तो 1 का कितना हो जाएगा 25, 25 से 1 का 250 हो जाएगा। तो जब 1 का 250 हो गया तो 3 का कितना हो जाएगा 750, और 2 का कितना हो जाएगा 2.5 गुना 2 500। तो ये सारा डेटा आप क्या कर दिए, ये सारा डेटा आप निकाल लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप देखिए सवाल 9 नंबर क्या कह रहा है कि मई में निर्मित व्हील चेयर की संख्या। तो यहाँ देखिए मई में कितना व्हील चेयर आपके पास, ये देखिए ये डेटा जो है वो व्हील चेयर वाला है, और ये डेटा जो है वो ऑफिस चेयर का है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है व्हील चेयर की संख्या और ऑफिस चेयर की संख्या। तो इधर व्हील चेयर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, ये जो डेटा इधर वाला वो क्या है व्हील चेयर है, और इधर जो है क्या है वो ऑफिस चेयर है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि मई में व्हील चेयर, मई में निर्मित व्हील चेयर, तो कितना है आपका व्हील चेयर मई में, मई तो ये वाला डेटा है, मई में 750 व्हील चेयर है, तो मई में निर्मित व्हील चेयर आपका हो गया 750। और जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर, तो ऑफिस चेयर तो ये वाला है, ये देखिए ऑफिस चेयर। तो जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर कितना है, जनवरी ये वाला डेटा है, तो जनवरी में 450 ऑफिस चेयर है, तो 450, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कट जाएगा 15 3 45, 15 5 75, 15 से काट लेंगे तो यानी 5 और 3 का अनुपात आ जाएगा। तो चलिए सारा डेटा निकालने से क्या हो गया, मेरे को थोड़ा आसान हो गया। अब चलिए 9 नंबर सवाल आपका हो गया। अब सवाल नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियां नहीं बिकी। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सी में, तो आपको पता है कि जनवरी में टोटल जो कुर्सी निर्माण हुआ है वो 1350 है। जनवरी में कुर्सी जो निर्माण हुआ है वो कितना है 1350 है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जनवरी में 1350 है। तो इसमें कह रहा है 20% कुर्सी नहीं बिका है, तो 1350 टोटल है, इसमें 20% नहीं बिका है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं, परसेंट से 2 जीरो कट हो जाएगा, यानी 270 आ जाएगा। तो जनवरी में टोटल 270 नहीं बिका है। ठीक है, ये नहीं बिकने वाला है। अब क्या कर रहा है, जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस चेयर की संख्या और व्हील चेयर की संख्या का अनुपात 5:4 है।
ऑफिस चेयर और व्हील चेयर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4। ऑफिस आपका 5 है और व्हील आपका 4 है। नहीं बिकने वाला, आपको पता है नहीं बिकने वाला टोटल 270 है, ठीक है। और यहाँ नहीं बिकने वाला टोटल कितना हो गया, 5 4 9, यानी 9 का वैल्यू कितना है 270। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू 30 × 120, अब 5 का वैल्यू 30 × 5 150। तो आप व्हील चेयर और ऑफिस चेयर निकाल दिए, कितना कितना नहीं बिका है। टोटल 270 नहीं बिका था, जिसमें व्हील चेयर 120 नहीं बिका है और ऑफिस चेयर 150 नहीं बिका है। 120 और 50 270 हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहा है कि जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सी की संख्या कितनी है, जनवरी में बेची गई व्हील चेयर। तो यहाँ देखिए जनवरी में, यहाँ देख लीजिए टोटल कितना व्हील चेयर बिका है। जनवरी में जो टोटल आपका चेयर है वो कितना है, व्हील चेयर 900 है। जनवरी में टोटल व्हील चेयर कितना है, तो आप कहेंगे कि जनवरी में व्हील चेयर टोटल 900 है, ये व्हील चेयर वाला है। जनवरी में व्हील चेयर टोटल 900 है, तो टोटल व्हील चेयर 900 है। इसमें कह रहा है जनवरी में बेची गई व्हील चेयर की संख्या, तो 900 में तो व्हील चेयर 120 नहीं बिका है। यहाँ पे देखिए नहीं बिकने का डाटा है। टोटल चेयर 900 है जनवरी में और जिसमें 120 नहीं बिका है, तो 120 घटा लेंगे। तो 900 में 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 780 आ जाएगा। यानी 780 चेयर आपका क्या है, बिक गया है। टोटल 900 में 120 नहीं बिका था, यानी बिक कितना गया 780। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में क्या है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या, अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या। चलिए अप्रैल में कितना ऑफिस चेयर का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये ऑफिस चेयर वाला डेटा ये है और अप्रैल का डेटा ये है। यानी अप्रैल में ऑफिस चेयर कितना हो गया 250। यहाँ सारा डेटा हम निकाल के रख चुके हैं पहले ही। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, सारा डेटा निकाल लीजिएगा तो आपको आसान होगा। तो जनवरी में आपका अप्रैल में आपका ऑफिस चेयर कितना आपका है, तो आप कहेंगे अप्रैल में आपका ऑफिस चेयर है कितना 250, ठीक है। अप्रैल में आपका ऑफिस चेयर कितना है 250। अब क्या कर रहा है, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सी की कुल संख्या के बीच अंतर। फरवरी और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डेटा है, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो फरवरी में आपका टोटल कुर्सी कितना निर्मित हुआ है, तो ये इस ग्राफ से पता चलेगा कि फरवरी में टोटल कुर्सी कितना है 1000 है। फरवरी में टोटल कुर्सी कितना है 1000 है और अप्रैल में टोटल कुर्सी कितना है 500 है। तो आपको इन दोनों का अंतर बोल रहा है, फरवरी में टोटल 1000 था, अप्रैल में टोटल 500 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 500। तो कह रहा है कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 250 है इसके अंतर का कितना परसेंट है, तो 250 500 का कितना परसेंट है यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 250 में 2 से कट जाएगा 500 और 2 से 50 कट जाएगा, यानी 50% है आपका आंसर, ठीक है। अप्रैल में जो चेयर का निर्माण हुआ था, अप्रैल में जो चेयर का निर्माण हुआ था ऑफिस चेयर का, अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर 250 है। इन दोनों के अंतर का कितना परसेंट है, यानी 250 जो है अंतर कितना आ गया 500 है, उसका कितना परसेंट है, तो सॉल्व कर दिए खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया। चलिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं। बारह सवाल नंबर में क्या करा है, यदि जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या, जून का तो डेटा यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या दिया है डेटा कि जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। तो यहाँ देखिए मार्च और जून, तो कह रहा है जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या मार्च का 5/8 है। व्हील चेयर तो ये वाला डेटा है, तो मार्च में व्हील चेयर कितना आपका है 400 है। मार्च में व्हील चेयर कितना है, व्हील चेयर का डेटा है, तो मार्च में व्हील चेयर आपका 400 है। मार्च में आपका व्हील चेयर कितना है 400 है, ठीक है। तो जून में कितना है, मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है। जून में जो चेयर का संख्या है
वो मार्च का 5/8 है, मार्च का 5/8 है। तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 250 हो जाएगा ये। 8×5 = 40 कह दीजिएगा आप इसको, 50×5 = 250। तो चलिए आपका ये निकल गया क्या, व्हील चेयर का बात हो रहा है, यहाँ देखिए व्हील चेयर। तो ये व्हील चेयर निकल गया आपका, ठीक है। यानी जून में कितना व्हील चेयर है आपका, 250 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे सवाल अभी कह रहा है मार्च और जून में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या का रेशियो 5:3 है। अब ऑफिस चेयर का बात हो रहा है, ऑफिस चेयर मार्च और जून का रेशियो कितना है, 5 और 3 है, ठीक है, 5 और 3 है। अब यहाँ देखिए ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर तो ये वाला डेटा है, मार्च का डेटा हमको पता है कितना, 500। मार्च में ऑफिस चेयर कितना है, तो आप कहें कि मार्च में ऑफिस चेयर कितना है आपका, ये 500 है। मार्च में ऑफिस चेयर 500 है, और यहाँ रेशियो में आपका ऑफिस चेयर कितना है, 5 है, यानी 5 का वैल्यू 500 हो गया। मार्च में रेशियो में 5 है, तो 5 का वैल्यू 500, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या। तो जून में व्हील चेयर 250 निर्मित हुआ, जून में व्हील चेयर 250 और जून में ऑफिस चेयर 300, ये ऑफिस चेयर है। जून में ऑफिस चेयर 300 और व्हील चेयर 250, तो कुल संख्या कितना हो गया, 250 में 300 जोड़ देंगे, यानी कितना जाएगा, 550, ठीक है। तो सारा डेटा निकाल लेने से हमको क्या हो रहा है, यही आसान हो रहा है कि हर बार आपका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, आप सब कुछ निकाल के रखे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, टाइम आपका बच जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब भी आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे तो आपको पहले ही सारा डेटा एक बार निकाल लेना, ताकि बार बार आपको निकालना ना पड़े। कल के पेपर में भी ऐसा ही सवाल आने वाला होगा, मिलता जुलता, तो ध्यान रखिए कि ऐसे ही बनाना है आपको। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, फरवरी में निर्मित व्हील चेयर की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील चेयर की संख्या के बीच अंतर। फरवरी में निर्मित व्हील चेयर, यहाँ देखिए फरवरी में कितना व्हील चेयर आपका निर्मित है, फरवरी और ये व्हील चेयर वाला है। तो फरवरी में निर्मित व्हील चेयर कितना है, 700 है। फरवरी में निर्मित व्हील चेयर आपका कितना है, 700 है। और अप्रैल में निर्मित व्हील चेयर, तो अप्रैल में जो आपका व्हील चेयर है वो कितना है, 250 है। अप्रैल में ये वाला डेटा है, अप्रैल में व्हील चेयर आपका कितना है, 250 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 700 250 का अंतर कितना होता है, 450। चलिए आपका 9 से 13 तक ये ग्राफ था, 9 से 13 तक था, हम ये लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है वो 22 से 26 तक है। चलिए 22 से स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 का ग्राफ पहले क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है, उत्पादों का अंकित मूल्य। उत्पाद क्या है, सेलफोन का उत्पादन आप किए हैं, इसका अंकित मूल्य 8000 है। कंप्यूटर का उत्पादन किए हैं, अंकित मूल्य 15000 है। स्मार्ट वॉच का उत्पादन किए हैं, अंकित मूल्य 6000 है। डाइनिंग टेबल का उत्पादन किए हैं, अंकित मूल्य 10000 है। बुक रैक का उत्पादन किए हैं, अंकित मूल्य 7000 है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पर छपा हुआ रहता है। जैसे आप मार्केट में बुक वगैरह खरीदने जाते हैं तो बुक पे एक मूल्य आपका छपा हुआ रहता है, वही क्या आपका अंकित मूल्य है। फिर दुकानदार आपको क्या करता है, उसमें 10% या 20% या 15% डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो छपा हुआ मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 4:5 है। डाइनिंग टेबल का बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस और फिक्स प्राइस, या इसी को मार्केट प्राइस ही बोलते हैं, का रेशियो क्या दिया है, 4:5। आपको देखिए ये जो आपका ग्राफ है उसमें आपका ये डाइनिंग टेबल का बात हो रहा है, तो डाइनिंग टेबल कौन सा है, ये आपका चौथा नंबर है। इसका आपका अंकित मूल्य कितना है, डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 है। और यहाँ 5 है, यानी 5 का वैल्यू आपका कितना हो गया, 10,000। तो जब 5 का वैल्यू 10,000 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8,000। यानी आप डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस 8,000 निकाल दिए।
अब कह रहा है दुकानदार को 25% लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य बताइए। 25% लाभ मिल रहा है। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 8,000 है, 8,000 है। 25% लाभ पर कितना में हम सामान को बेचते हैं, 125 में। 25% लाभ पर सामान कितना में बिकेगा, 125 में, कोई दिक्कत। 20% लाभ पर 120 में, तो 125 का वैल्यू आप ये क्या है, 125 तो आपका विक्रय मूल्य। आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लें, 25% लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं कि रेशियो क्या आएगा, 25 400 25 25 25 ऐसे, यानी 4:5 आ जाएगा आपका, 4:5 आ जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 5 है, और सेलिंग प्राइस आपको 8,000 पता है, यानी 5 का वैल्यू आपको कितना है, 8,000 है। आपको यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है, यानी 4 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 16,85 1600, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6400। ठीक है। 5 का वैल्यू 8,000 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो 4 का वैल्यू 6400 आएगा, यानी क्रय मूल्य आपका क्या निकल गया, 6400 निकल गया। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 6400। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ आपका सबसे आसान है, चूँकि इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं ज़्यादा। 22 के बाद आपका 23 नंबर है। तेईस नंबर में क्या कह रहा है, कहता स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में है। यहाँ देखिए स्मार्ट वॉच और बुक रैक, ठीक है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट लेता हूँ, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4 और 5 है। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 है। अब चलिए स्मार्ट वॉच का आपको क्रय मूल्य पता है कितना, इसका सीपी कितना है, 4800 है। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। स्मार्ट वॉच का जो सीपी है वो कितना है, 4800 है। 4800 क्या है, इसका सीपी है। दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। तो अंकित मूल्य स्मार्ट वॉच का है कितना, स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना है, 6000 है। ठीक है, स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 6000 है, तो लाभ इसको कितना मिल रहा है, अंकित मूल्य का 10%। प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, अंकित मूल्य का 10%। अंकित मूल्य आपका कितना है, 6000 है, तो 6000 का 10% 600 आ जाएगा। तो प्रॉफिट 600 का मिल रहा है। तो जब 600 का प्रॉफिट मिल रहा है तो कह रहा है क्या, दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, बुक रैक पे कितना छूट दे रहे हैं। तो पहले देखिए, जब ये स्मार्ट वॉच पे 600 का लाभ हो रहा है, 4800 में ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस 4800 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 4800 है, 600 का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4800 में आप ख़रीदे और 600 लाभ लेके किसी को बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 5400 सेलिंग प्राइस हो गया स्मार्ट वॉच का, यहाँ पे स्मार्ट वॉच का वैल्यू 4 है, यानी 4 का वैल्यू 5400 है। ठीक है, तो आपको 4 का वैल्यू क्या है पता है, 5400। 4 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 4 का वैल्यू आपको 5400 है। आपको 5 का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 5 का वैल्यू निकालना है, बुक रैक का वैल्यू निकालना है आपको। तो बुक रैक का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 4 से काटेंगे एक बार में, 1 4 4 3 12 2 0 4 5 20, 1350 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 5 65 और 5 5 250, यानी 6750 आ जाएगा। तो बुक रैक का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 6750 आ गया। तो बुक रैक का जब सेलिंग प्राइस 6750 आ गया, तो बुक पे कितना छूट दे रहा है। तो यहाँ देखिए बुक रैक का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे बुक रैक का अंकित मूल्य 7000 है। जब 7000 अंकित मूल्य है और 6750 में बेच रहा है, मतलब 250 रुपये छूट दे दिया, 250 रुपये आपको छूट दे दिया। 7000 आपका अंकित मूल्य है और आपको बेचा है 6700 में, तो 250 छूट हो गया, 700 माइनस 6750। चलिए ये सवाल भी आपका हो गया। 23 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगर कोई सवाल आपको समझना
आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आया है। और अगर सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत। डाइनिंग टेबल, यहाँ देखिए डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे कि डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 है। अब बुक रैक का अंकित मूल्य कितना है, तो 7,000 है। इसका औसत पूछ रहा है, जोड़ के 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 चीज़ है, 2 आइटम है तो 2 से भाग पड़ेगा। तो 17,000 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 8,500। 17,000 2 कितना होता है, 8,500। ठीक है, ये सवाल आपका आसान था। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। ये ग्राफ बाकी ग्राफ की तुलना में आपका क्या है, थोड़ा इजी है। सवाल नंबर 25 आपका क्या कह रहा है, यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया हुआ है किसका, सेल फोन का, 3 और 4। आपको पता है कि सेल फोन का अंकित मूल्य कितना है, सेल फोन का अंकित मूल्य कितना है, 8,000 है। तो सेल फोन का अंकित मूल्य 8,000 मतलब 4 का वैल्यू 8,000 है, तो 1 का वैल्यू 2,000 होगा, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रहा है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 है। अब 6,000 क्रय मूल्य है, ये 6,000 क्या है, क्रय मूल्य है, तो 6,000 में आप खरीदे। अब 1,200 आपको लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6,000 में तो आप खरीद के लाए सामान और 1,200 आप लाभ ले लिए, मतलब आप बेचिएगा 7,200 में। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट बताइए। छूट हमेशा हम किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे छूट देते हैं। तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 8,000 है। अब बेच दिया 7,200 में, 8,000 का सामान आप 7,200 में बेच दिए, तो आप 800 रुपये छूट दे दिए, 800 रुपये आप छूट दे दिए। चलिए 25 भी आपका आसानी था। ये सब क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए आप। छब्बीस नंबर में क्या कह रहा है, कहता है यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक यानी 120। अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो आप कितना में बेचे, 120 का सामान है, आप 15% छूट दे दिया यानी आप 85% में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप 0, 12×5 60, अब 12×8 96, 96 6 102 परसेंट हट 102 डबल 0 आया, परसेंट से 2 0 हट जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 102। तो 100 रुपये का सामान है, 102 में बेच दिए, तो कितना का लाभ हुआ आपको, 2 का। ठीक है, कितना का लाभ हो गया आपको, 2 रुपये का लाभ हो गया, यानी 2% का लाभ हो गया। 2 रुपये का लाभ 100 रुपये में क्या होता है, 2% ही आएगा। इसका आपका 22 से लेकर 26 तक सारा सवाल आपको हो गया। तो चलिए अगला ग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 52 से 56। चलिए 52 नंबर सवाल क्या है, कहता है दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनी में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाता है।
क्या तालिका दिखा रहा है? 4 अलग अलग कंपनी में कर्मचारियों की संख्या। आपको सबसे पहले क्या दिखा रहा है? कर्मचारी का संख्या दिखा रहा है, कर्मचारियों का संख्या। कंपनी ए में 2000 कर्मचारी, कंपनी बी में 2400 कर्मचारी, कंपनी सी में 1800 कर्मचारी, कंपनी डी में 2800 कर्मचारी। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, इसका हम PDF आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। PDF का जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? कंपनी ए में 2000 कर्मचारी है, बी में 2400 है, सी में 1800 है और डी में 2800 है। फिर क्या बोलता है? कंपनी कर्मचारियों की संख्या हो गया। फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी का संख्या, यहाँ देखिए फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी का संख्या, यहाँ फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत। पहले देखिए दे रहा है पुरुष कर्मचारी का परसेंटेज, मतलब 60% कर्मचारी पुरुष है, 75% बी में पुरुष है, कंपनी सी में 50% पुरुष है और कंपनी डी में 75% पुरुष है। तो जब कंपनी ए में 60% पुरुष है तो बाकी 40% क्या है? क्योंकि टोटल तो 100% होना चाहिए, यानी बाकी 40% महिला है। उसी तरह से कंपनी बी में 75% पुरुष है, मतलब 25% महिला है। इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसमें क्या है? फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंटेज। फाइनेंस विभाग में आपका कितना कर्मचारी है? तो कह रहा है 70% कर्मचारी फाइनेंस विभाग में है। जो कंपनी ए है उसमें 70% फाइनेंस विभाग में है। कंपनी के पास 2 विभाग है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंपनी में अलग अलग विभाग फाइनेंस और मार्केटिंग का है। कंपनी का 2 विभाग है, एक फाइनेंस का विभाग है और एक मार्केटिंग का विभाग है। ठीक है, तो फाइनेंस में 70% आदमी है, मतलब बाकी 30% मार्केटिंग में होगा। कंपनी बी का बात करें तो 50% आपका फाइनेंस में है, मतलब बाकी 50% आपका मार्केटिंग में होगा। उसी तरह से कंपनी सी का बात करें तो 60% फाइनेंस में है, मतलब बाकी 40% आपका मार्केटिंग में होगा। आगे, फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात, मतलब कंपनी ए में पुरुष आपका है 4 और महिला है आपका 3। किसमें? फाइनेंस विभाग में। ये आपका फाइनेंस विभाग का बात हो रहा है, या एक दूसरा विभाग मार्केटिंग है उसका बात नहीं कर रहा है, फाइनेंस विभाग का बात कर रहा है कि फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात। पुरुष कर्मचारी फाइनेंस में 4 है और महिला 3 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारा डिटेल्स निकाल लेते हैं। चूँकि ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो सारा डिटेल्स निकाल लेते हैं, लास्ट में हमको कुछ निकालना ना पड़े, सॉल्यूशन केवल हमको करना पड़े। तो चलिए क्या क्या हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या बोल रहा है, टोटल कर्मचारी मेरे पास कितना कितना है, सारा कंपनी में दिया है 2000, 2400, 1800, 2800। पुरुष कर्मचारी का परसेंटेज 60 है। यहाँ देखिए पुरुष कर्मचारी का दिया है, मेल का दिया है, तो हम यहीं से फीमेल का निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में फीमेल का पूछेगा तो आसान हो जाएगा। तो पुरुष कर्मचारी 60% है। किसका 60% होगा? 2000 का। 2000 मेरे पास टोटल कर्मचारी है तो 60% पुरुष है। ठीक है, टोटल कर्मचारी मेरे पास कितना है? 2000 है, उसमें 60% पुरुष है, तो 2000 का 60% कितना हो जाएगा? 1200 आ जाएगा। ठीक है, 2000 का 60% कितना आएगा? परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 1200। तो जब 1200 पुरुष है तो 2000 में 1200 पुरुष, तो बाकी महिला कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 800। 1200 में 1200 जब पुरुष आ गया तो महिला 800, चूँकि टोटल 2000 है। कंपनी बी में 75% आपका पुरुष है, 75% पुरुष है। 2400 का 75%, 2400 का 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, यानी 4 छक्का 2400, यानी 1800 पुरुष है। तो 2400 में 1800 पुरुष है तो बाकी 18, 6 24 बचा, 600 और बच गया, तो बाकी 600 महिला हो जाएगी। उसी तरह से तीसरा कंपनी में 1800 आपका टोटल है, जिसमें 50% आपका पुरुष है, तो 1800 का 50% यानी 900 होगा, तो 900 पुरुष तो बाकी 900 महिला हो जाएगी। ठीक है, अगला में क्या है? डी में 2800 में 75% पुरुष है, तो 2800 का 75% 2100 होगा, बाकी 700 फीमेल हो जाएगी। 2800 का 75% हम निकाल सकते हैं, 75% मतलब 3/4 है, 728। ठीक है, 7 या 2100। तो चलिए सारा डिटेल्स आप निकाल लिए। आपको मेल दिया था, आप फीमेल निकाल दिए कि टोटल कितना फीमेल होगी। अब देखिए फाइनेंस विभाग का बात हो रहा है। अगला जो डेटा है वो फाइनेंस विभाग का है कि फाइनेंस विभाग में कर्मचारी आपका 70% है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, फाइनेंस विभाग और एक दूसरा विभाग कौन सा है? मार्केटिंग विभाग। यहाँ देखिए मार्केटिंग विभाग एक दूसरा है, मार्केटिंग विभाग, इन दोनों में निकालते हैं।
तो 70% आपका फाइनेंस विभाग में है। किसका 70%? 2000 है। टोटल कर्मचारी तो मेरे पास 2000 है, तो 2000 का 70% फाइनेंस विभाग में है, तो 2000 का 70% कितना आएगा? 7 दूना 1400। तो जब 1400 हो गया फाइनेंस में, तो बाकी जो 600 हो बच गया 2000 में से, वो हो जाएगा मार्केटिंग में। दूसरा में क्या है? टोटल 2400 कर्मचारी है कंपनी बी में, जिसमें 50% फाइनेंस विभाग में है। तो 2400 का 50% मतलब 1200, तो 1200 फाइनेंस में है, तो बाकी 1200 मार्केटिंग में हो जाएगा। तीसरा में वैसे ही 1800 का 60% आपका क्या है? फाइनेंस में है। 18 6 का टोटल से 1080, बाकी कितना बचेगा? 11 7 18, 720 बच जाएगा, वो मार्केटिंग में हो जाएगा। लास्ट में 2800 में 50% आपका फाइनेंस में है। 2800 का 50% 1400 होता है, तो 1400 आपका फाइनेंस में है, तो बाकी 1400 जो बच गया वो मार्केटिंग में हो जाएगा। ठीक है, 2800 में 1400 चला गया, तो बाकी 1400 मार्केटिंग में हो जाएगा। तो सारा डिटेल्स आप निकाल चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको कैलकुलेट कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारा डिटेल्स आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सवाल क्या है कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। यहाँ देखिए सी कौन है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सी में फाइनेंस विभाग में, यहाँ देखिए फाइनेंस विभाग ये है और सी ये वाला है। तो सी में फाइनेंस विभाग में कर्मचारी टोटल कितना है? 1080। आपको कह रहा है पुरुष कर्मचारी कितना है? पुरुष कर्मचारी का संख्या। तो यहाँ देखिए एक डेटा हमको और निकालना बच गया। ये डेटा तो हम रेशियो वाला निकाले ही नहीं, रेशियो वाला भी डेटा निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि रेशियो में क्या दिया है? फाइनेंस विभाग में महिला और पुरुष कर्मचारी का अनुपात। फाइनेंस विभाग में महिला और पुरुष कर्मचारी का अनुपात, यानी फाइनेंस विभाग में पुरुष है 4, महिला है 3। कंपनी बी में पुरुष है 3, महिला है 1। कंपनी सी में पुरुष है 5, महिला है 4। तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कि फाइनेंस विभाग में टोटल आदमी तो 1400 हो गया। कंपनी ए में टोटल आदमी कितना है? फाइनेंस विभाग में टोटल आदमी कितना है? 1400 है। कंपनी ए में टोटल 1400 आदमी है, जिसको 4 और 3 में रेशियो में बांट दिया है। 4 3 मतलब क्या होगा? 7। तो टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 1400 हो रहा है, यानी 7 का वैल्यू 1400 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200। तो जब 1 का वैल्यू 200 हो गया, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 दूना 800, और 3 का वैल्यू 600 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि ये हो गया आपका 4 दूना 800, ये हो गया 3 दूना 600। उसी तरह से कंपनी बी में फाइनेंस विभाग में टोटल 1200 है, और यहाँ 1200 को 3 और 1 के अनुपात में बांटा है। तो 3 1 का मतलब 4 हो गया। 4 का वैल्यू 1200 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। तो जब 1 का वैल्यू 300 हो गया, तो आपका 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 900। 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 900। और इधर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 300। चलिए कंपनी सी में देखते हैं। कंपनी सी में आपका फाइनेंस विभाग में 1080 आदमी है, 1080 आदमी है, और यहाँ पे रेशियो 5 और 4 के रेशियो में है। तो 5 और 4 मतलब 9, यानी 9 का वैल्यू कितना हो गया? 1080। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 12 9 से 120। तो 1 का वैल्यू 120 हो गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 25 60, यानी 600। यहाँ 12 44 480। लास्ट में आपका क्या है? फाइनेंस विभाग में डी में क्या है? टोटल 1400 आदमी है, और यहाँ 1400 को 9 और 5 में बांटा है। तो 9 और 5 का मतलब क्या है? 14 ही है। तो 1400 का वैल्यू 14 है, तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो उसी तरह से 9 का वैल्यू 900 और 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा। अब आप सारा डेटा निकाल लिए हैं। अब फिर से सवाल को पढ़ते हैं। कंपनी सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी का संख्या। तो फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी कितना है कंपनी सी में? यहाँ देखिए कंपनी सी ये वाला है। कंपनी सी में इधर जो भी है आपका सब पुरुष कर्मचारी है, इधर जो भी है वो महिला कर्मचारी है फाइनेंस विभाग में। ये फाइनेंस विभाग की महिला कर्मचारी, यहाँ देखिए ये फाइनेंस विभाग का पुरुष कर्मचारी। तो कंपनी सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी का संख्या, तो सी में पुरुष कर्मचारी कितना है? 600 है। सी में पुरुष कर्मचारी कितना है? 600 है। तो सी में पुरुष कर्मचारी 600 हो गया। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों का कुल संख्या। तो देखिए डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी टोटल कितना है? 1400 है। ये डी में मार्केटिंग विभाग में टोटल 1400 कर्मचारी है, का कितना परसेंट है? यानी 600 जो है ये 1400 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको बस 00 से 00 काट लेंगे। 600 बटा 14, यानी 14 14 56 हो जाएगा। 5 0 14 56 4 0 14 से 42, लगभग आपका 43% आएगा। 42 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन लगभग 43% आप मान सकते हैं। तो
चलिए 52 नंबर सवाल आपका हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 53 नंबर पे आते हैं। तिरपन नंबर सवाल क्या है, कह रहा है सभी कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। सभी कंपनी में पुरुष कर्मचारी, यहाँ देखिए हम निकाल चुके हैं कि सारा कंपनी में जो मेल है वो ये है और फीमेल है वो ये वाला है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो सारा पुरुष कर्मचारी कितना है, जोड़ लेते हैं। 12 18 30, 30 9 39, 39 21 60, यानी 6000 है टोटल कर्मचारी 6000 है, लेकिन उसका औसत पूछ रहा है। तो चार कंपनी है ना, 4 कंपनी है ABCD, तो 4 से भाग दे देंगे। टोटल 6000 है, कंपनी 4 है, तो 4000 से 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा मेरा, यानी 1500 आंसर आ जाएगा। तो चलिए 53 नंबर सवाल आपका थोड़ा आसान था। अब चलिए 54 पर आते हैं। सारा डेटा हम पहले से निकाले हुए हैं, इसलिए देखिए मेरा कैलकुलेशन कितना आसान हो रहा है, नहीं तो हर बार हमको डेटा निकालना पड़ेगा। हम एक ही बार निकाल के रख दिए सारा डेटा को, आप एग्जाम में वैसे ही करिएगा ताकि आपको बार बार निकालना ना पड़े। 54 नंबर सवाल में आते हैं। कह रहा है सभी कंपनी में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या। फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी, तो यहाँ देखिए ये जो मेरा है वो टोटल कर्मचारी है, टोटल महिला कर्मचारी ये है, टोटल महिला कर्मचारी मेरा ये है, टोटल महिला कर्मचारी मेरा ये है। और फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी ये वाला है, फाइनेंस विभाग में पुरुष वाला ये है और फाइनेंस विभाग में महिला वाला ये है। तो फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी का औसत, यहाँ देखिए इसका योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 4 13 13 5 18 और ये 80 है, यानी 1880 हो जाएगा। यानी टोटल तो योग हो गया 1880 और 4 कंपनी है तो 4 से भाग दे देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा, 4 4 16 4 7 28, यानी 470 हो जाएगा। तो देख रहे हैं सारा डेटा निकालने के बाद मेरा कितना आसान हो जा रहा है। चलिए 54 नंबर सवाल भी आपका हो गया। अब 55 पे आते हैं। ये ग्राफ थोड़ा पहले वाला ग्राफ से डिफ़िकल्ट है, पर एग्ज़ाम में आपके पास टाइम भी काफ़ी होता है। यहाँ देखिए डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात। डी में मार्केटिंग विभाग का बात कर रहा है, मार्केटिंग विभाग ये वाला है, ठीक है। तो मार्केटिंग विभाग में टोटल कर्मचारी कितना है डी में, ये डी है लास्ट वाला डी है, लास्ट वाला क्या है डी है। तो डी में मार्केटिंग विभाग में टोटल कर्मचारी कितना है, तो आप कहेंगे टोटल तो 1400 है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारी में पुरुष और महिला का अनुपात, मेल और फीमेल का रेशियो पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ देखिए हम कहेंगे कि डी में टोटल फीमेल कितना है, डी में टोटल फीमेल कितना है 700 है। तो टोटल फीमेल 700 है, जिसमें 500 फीमेल जो है फाइनेंस में है, 500 फीमेल किस में है, फाइनेंस में। यहाँ देखिए 500 फीमेल कितना है फाइनेंस, डी में 500 फीमेल फाइनेंस में है और टोटल फीमेल 700 है। तो 700 में फाइनेंस वाला घटा लेंगे तो बाकी जो फीमेल बची होगी वो मार्केटिंग में होगी। टोटल फीमेल 700 है डी में, जिसमें 500 फाइनेंस में है, ठीक है। टोटल फीमेल 700 है और जिसमें 500 फाइनेंस में है। तो जब 500 फाइनेंस में है तो बाकी जो 200 बची वो मार्केटिंग में होगी, तो फीमेल आपका मार्केटिंग में निकल गई 200। अब टोटल आदमी 1400 है और उसमें 200 फीमेल है, तो बाकी 1200 तो मेल ही होगा। तो रेशियो पूछ रहा है, 2 जिस 2 कट जाएगा, 6 दूना 12 1, यानी 6 और 1 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका हो गया। अब चलिए इसका लास्ट सवाल है, क्योंकि आपका ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 56 तक है, 55 नंबर हो गया। अब 56 पर आते हैं। 56 नंबर में क्या कह रहा है, सभी कंपनी में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर। यहाँ देखिए आपको सिर्फ मार्केटिंग विभाग लेके चलना है और इसमें टोटल आपको मेल निकालना है और टोटल फीमेल निकालना है, इसमें आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। टोटल मेल और फीमेल में अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले टोटल फीमेल कितनी है, इस चलिए टोटल मेल कितना है, मेल को देखते हैं।
टोटल मेल मेरा कितना है, 6000 है। टोटल मेल मेरा 6000 है। तो टोटल 6000 मेल है। और फाइनेंस में मेल कितना है, ये वाला फाइनेंस में मेल बता रहा है। फाइनेंस में मेल कितना है, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 9 32। तो टोटल मेल मेरा 6000 है और उसमें ये जो 3200 है वो फाइनेंस वाला है। तो बाकी 2800 किस में होगा, 6000 में 3200 घटा देंगे तो बाकी 2800 मार्केटिंग में होगा मेल। ठीक है। अब फीमेल का बात करते हैं। टोटल फीमेल कितना है, टोटल फीमेल यहाँ देखिए 8 6 14, 14 14 14 9 23 और 23 7 30। ठीक है। यानी टोटल जो फीमेल है वो 3000 है। ठीक है। जब टोटल फीमेल 3000 है, उसमें आपका फाइनेंस में फीमेल कितना है, तो 3 6 9 9 5 14 14 1880। तो 1880 इसमें है, तब बाकी 1120 किस में होगा। 3000 टोटल है। देखिए टोटल कितना है मेरा फीमेल 3000 है, उसमें 1880 यहाँ पे है, जोड़ के देख रहे हैं 1880 आ रहा है। तो 3000 में 1880 घटाएंगे तो 1120 ही बचेगा। ठीक है। 3000 में अगर आप 1880 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1120 बचेगा। तो टोटल मेल और फीमेल का अंतर पूछ रहा है, तो 0 8 7 में से 1 गया तो 6, 1680 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1680 आपका किस ऑप्शन में है, ये देखिए 1680 आपका क्या ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। तो हम एक ही बार सारा डेटा निकाल लिए थे तो मेरे को क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी क्वेश्चन आपका काफ़ी कैलकुलेटिव भी था। नेक्स्ट ग्राफ आपका है 63 से 67। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हर ग्राफ में आपका 5-5 क्वेश्चन दिया है, मतलब 20 क्वेश्चन तो केवल ग्राफ से आपका है। लगभग 25 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछ रहा है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। ये ग्राफ क्या है, इसमें देखिए 5 विभिन्न किसान द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या। 5 किसान है, रोशन, प्रभाकर, तेजा, भार्गव और कृष्ण। क्या क्या उत्पादन कर रहा है, राई, सरसों, जई, गन्ना और गेहूँ। ठीक है। तो कह रहा है कि आपका ये जो फसल है वो क्विंटल में उत्पादन हो रहा है। तो पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ है, पहला सवाल आपका दिया हुआ है क्या, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई। तीसरी सबसे कम फसलें किसने उगाई, तो उसके लिए आपको हमको सबको जोड़ना पड़ेगा कि रोशन कितना उगा रहा है फसल, रोशन फसल कितना उगा रहा है, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो रोशन कितना फसल उगा रहा है, चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 9 15, 15 3 18, 18 9 27 3 30, यानी 3000 ये हो गया। और बाकी 40 यहाँ है, 20 यहाँ है, 40 20 60, 60 40 100, 100 यहाँ, यानी 3000 और 100, यानी 3100 आपका क्विंटल ये उत्पादन किया। ठीक है। 3100 क्विंटल आपका रोशन उत्पादन कर रहा है। अब प्रभाकर के बारे में देखते हैं। प्रभाकर कितना उत्पादन कर रहा है, 400 5 9 9 9 1 10 10 6 16 16 4 20, यानी 2000 तो ये हो गया। उसके बाद 80 80 160, 80 80 160, फिर 80 240, 240 और 40 280, यानी 2000 और 280, यानी 2280 ये हो जाएगा। ठीक है। प्रभाकर आपका 2280 कुंटल उत्पादन किया। तेजा को देखते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, यानी ये हो गया 2600। फिर 50 60 110, 110 और 50 160, 160 और 160, 220 50 270, यानी हो जाएगा 26 2 28, यानी 2870 क्विंटल ये उत्पादन किया। सबको खाली आपको जोड़ना है। यहाँ देखिए 2 10 12 12, 2 14 14 8 22, 22 और 8 30, यानी ये हो गया 3000। बाकी कितना हो गया, 50 80 130, 130 और 40, 170 और 20 190, यानी 3190 क्विंटल का उत्पादन ये किया। और लास्ट किसान आपका कौन सा है, कृष्ण, 260 760, 2 7 9 9 3 12, 12 7 19, 19 6 25, 2500 यहाँ पे आ गया। बाकी 60 60 120, 120 20 140, 140 160, 160 30 190, यानी 2690 क्विंटल का उत्पादन ये किया। पांचों किसान का हम निकाल दिए कि कितना कितना उत्पादन किया है, सबको खाली जोड़ना था। अब कह रहा है किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई। तो सबसे कम फसल उगाने वाला तो ये है 2200 वाला। दूसरा नंबर सबसे कम उगाने वाला कौन सा है, 2600 वाला।
और तीसरा नंबर सबसे कम उगाने वाला कौन है? 2800 वाला, यानी तेजा इसका नाम है, तेजा आंसर होगा आपका। ठीक है, पूछता पहला सबसे कम फसल उगाने वाला कौन था, तो वो प्रभाकर था, चूँकि सबसे कम यही आपको उगाया है। तीसरा पूछ रहा है तो देखते चले गए। चलिए, ये तो आपका सवाल नंबर 63 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 64। 64 में क्या है? सभी किसान द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं का अनुपात। सरसों और गेहूं का पूछ रहा है यहाँ। तो चलिए, यहाँ पे किसान आपका क्या है? ये 5 किसान है। सरसों गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है? यहाँ देखिए, टोटल सरसों निकालना है और टोटल हमको गेहूं निकालना है। सरसों क्या आएगा? 9 5 14, 14 6 20, 20 10 30, 30 7 37, 3700 ये हो गया। फिर 20 80 100 160 160 50 210 210 और 60 210 और 270, यानी 3970 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है? तो गेहूं 3 4 7 6 13 13 8 21 21 6 27 27 2790 और 50 2840, ये हो जाएगा 2840। तो चलिए, सब जोड़ दिए। सरसों और गेहूं पूछ रहा है, सरसों और गेहूं का बीज अनुपात। तो सरसों टोटल जो उत्पादन हो रहा है 3970 क्विंटल, और गेहूं जो उत्पादन हो रहा है वो 2840 क्विंटल। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 397 अनुपात 284। तो 64 नंबर पे आपका आ गया। ये केवल सारा सवाल क्या है? केवल जोड़ पे आधारित है। आपको जोड़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 65 नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसल। रोशन द्वारा उत्पादित, रोशन पहला नंबर है, यानी कुल फसल कितना उत्पादन हुआ है? 3100 क्विंटल। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसल कितना है? 3100 क्विंटल। पाँचों को जोड़ के 3100 क्विंटल आया था, पहले हम जोड़े थे। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसल, भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसल का कितना % है? तो भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसल कितना? 3190 है। तो 3100 जो है वो 3190 का कितना % है, यही निकालना है आपको। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग आपका क्या आएगा? 97%। 97 पॉइंट कुछ आएगा, पर लगभग आपका पूछ रहा है तो लगभग आपका 97% आएगा। क्योंकि 3100 में आप 3190 से भाग देंगे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है जो कि आ पाएगा, पर फिर भी आप भाग दे के देख सकते हैं, भाग का सवाल है। तो 65 आपको हो गया। अब चलिए, सारा सवाल इसमें जोड़ पे ही है आपका। अभी 2 सवाल इसमें और बचा हुआ है। 66 और 67। में क्या करा है? सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर। राई और जई, राई तो आप नहीं, राई भी नहीं निकालें, जई भी नहीं निकालें। राई को जोड़ के निकाल लीजिएगा कि राई जोड़ के टोटल कितना आ रहा है और जई जोड़ के टोटल कितना आ रहा है, और उसका औसत निकाल लेंगे। तो 5 किसान है तो 5 से भागा दे देंगे और दोनों को घटा देंगे। बस जोड़ ही करना है आपको। तो राई टोटल कितना हुआ है? 6 4 10 10 7 17 17 2 19 19 2 21, 2100 तो ये हो गया। फिर 2100 इधर हो गया आपका, और 40 80 120 50 170 170 60 230, यानी 2330 तो ये हो जाएगा राई। ठीक है, और जई के यहाँ है, जई को भी जोड़ लेता हूँ। 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 1100 तो ये हो गया। और फिर क्या हो गया? 40 80 120 120 50 170 170 और 80 250 20 270, यानी 11 2 1370 ये हो जाएगा। इन दोनों का औसत पूछ रहा है, इसका योग हो गया 2330, औसत तो 5 से भागा देगा जो कि 5 किसान है। यहाँ भी 5 से भागा दिया तो 5 किसान है। अब इसको 5 एलसीएम ले लेते हैं। 2330 माइनस 1370, 0 13 में से 7 गया 6, और 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, 19 25 95 1 0 5 दूना 10, यानी 192 हो जाएगा इसका अंतर। तो ये तो केवल क्या है, सारा सवाल जो केवल क्या है आपका, जोड़ घटाव से ही आपका है। लास्ट आपका सवाल है
तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तेजा द्वारा, तो तेजा कौन सा नंबर का है? 3 नंबर वाला तेजा है। तो इसका द्वारा जो उत्पादित है फसल वो क्या है? 2870 क्विंटल है। इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो 5 से भागा देंगे, चूँकि 5 तरह का फसल है तो 5 से भागा दे देंगे। 5 × 5 = 25, 3 7, 5 7 35, 2 0 520, यानी 574 हो जाएगा। चलिए, तो ये ग्राफ भी आपका समाप्त हो गया 63 से 67 तक। आप देखिए आगे आपका ग्राफ के अलावा कुछ और सवाल है, उस सवाल को देखते हैं। ग्राफ के अलावा कुछ और सवाल दिया है आपका। सवाल नंबर 77, ये सवाल में क्या कह रहा है? 2/5% के रूप में क्या होगा? 2/5 को परसेंटेज में बदलना है, तो हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 20 × 5 = 100, 20 दूना 40, यानी 40% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका सवाल क्या है? आपको देखिए दिया क्या है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको बता देते हैं। सवाल में आपको क्या कह रहा है कि 2994/14.5 = 172। तो 29.94/1.45, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका बराबर हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर दशमलव हटा लें, दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 2994/145, यानी इसी का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ देखिए, अगर हम इधर 10 से गुना कर दें तो इधर भी 10 से गुना करना होगा। तो आप कहेंगे सही बात है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तभी बैलेंस होगा। 10 से गुना मतलब 1/10 से गुना करने का मतलब ये है। तो ये जब ये दशमलव से 0 हटा देगा तो कितना आपका आंसर आ गया? आपको आ गया क्या? 2994/145 = 17.2 आ गया, और इसी का वैल्यू हमको यहाँ पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 17.2 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आसान सवाल था। ये सवाल अब क्या है? 122 सहअभाज्य है तो उसका एलसीएम क्या होगा? सहअभाज्य, तो उसका एलसीएम क्या होगा? सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? दो वैसा नंबर जिसका एचसीएफ 1 है उसको सहअभाज्य बोलते हैं। कोई दो नंबर लीजिए, अगर उसका एचसीएफ 1 हुआ तो उसको सहअभाज्य बोलेंगे। जैसे 3 और 4, उन दोनों का एचसीएफ 1 होता है तो सहअभाज्य है। 3 और 5 सहअभाज्य है, 2 और 5 सहअभाज्य है, 2 और 3 सहअभाज्य है। 2 और 4 अगर लेंगे तो 2 और 4 का एचसीएफ 2 आ जाएगा, तो वो सहअभाज्य में नहीं आएगा। तो कोई एक नंबर लेते हैं जो क्या है मेरा सहअभाज्य है। तो 2 और 5 ले लिए, ये मेरा क्या है? सहअभाज्य संख्या। कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 और 22 सहअभाज्य है, यानी x को हम 2 मान लेते हैं और y को 5 मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे सहअभाज्य का? दोनों 2 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? गुना करके। ठीक है, यानी 10 आ गया। ठीक है, यानी तो ये कैसे 10 आया? 2 और 5 को गुना किए तो 2 का वैल्यू x है, अब y का वैल्यू और 5 का वैल्यू y है, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? x × y आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका है कि √45 और √49 - 1 में कौन बड़ा है? आपसे सवाल ऐसे पूछ रहा है, सवाल आपसे क्या कह रहा है कि √45 और √49 - 1 में कौन बड़ा है? इन दोनों में बड़ा पूछ रहा है। तो इसको तो हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको सोल्व करते हैं। √49 का वैल्यू 7 होता है, 7 - 1 गया तो 6 हो जाएगा। अब 6 को हम क्या बोल सकते हैं? √36। अब तो आप बता सकते हैं कि √45 और √36 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे √45 बड़ा है, √36 से बड़ा ही है, दिखने में लग रहा है, तो आपका √45 आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपका सवाल नंबर 96 भी हो गया। अब इसके बाद जो आपका सवाल है वो 99 है, लास्ट सवाल है आपका इसका। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या, 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक का, 3 अंक का। 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये है, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 989 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये आपका सारा मैथ्स का सवाल आपका हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।